बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम 10th फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने, तो हमारे पास लास्ट टाइम हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में, आज के लेक्चर में हम पहले रिमेनिंग जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यानी आज की वीडियो हमारे पास दो पोर्शन पे होगी। फर्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग एमसीक्यूज़ करेंगे और सेकंड पार्ट में हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज़ क्या कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ 6 आ जाता है। कहते हैं कि ए सर्टन पेंडुलम हैज़ एन आयरन बॉब, व्हेन आयरन बॉब इज रिप्लेस्ड विद लेड बॉब of same size, its time period will be stay at same, decrease, increase और be zero। कहते हैं कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, एक पेंडुलम है। पेंडुलम का हमने क्या था कि हमारे पास पेंडुलम क्या होते हैं कि पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक बॉब, कि एक मेटालिक बॉब को हम ले लेते हैं। उस मेटालिक बॉब को हम क्या कहते हैं कि ए सिंपल पेंडुलम इज़ ए मेटालिक बॉब विथ connected one end of bob is connected with the string and other end of string is connected frictionless spot. This whole arrangement is called सिंपल पेंडुलम। इस अरेंजमेंट के, यानी हमारे पास एक छोटी सी बॉब है, उसको धागे के साथ एक सिरे को अटैच कर दें और दूसरे सिरे को धागे के दूसरे फ्री एंड को हम फ्रैक्शनलेस स्पॉट के साथ अटैच कर दें और इस तरह से हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है। जिस सिंपल हम जिसको पेंडुलम कहते हैं, ये हमारे पास पेंडुलम बन जाता है। अब वो कहते हैं कि इस पेंडुलम का हमारे पास जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड का मतलब ये है कि ये अपनी इस वक्त मीन पोजीशन पे था। जब हम इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं, इस पे फोर्स लगाते हैं, तो ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है और एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन की तरफ, मीन से फिर एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से अगेन जब मीन की तरफ आके पहुंचता है, तो इस तरह से इसका एक वन राउंड ट्रिप या एक मुकम्मल चक्कर हो जाता है, कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाते हैं। इस तरह से वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को मुकम्मल करने के लिए, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगता है, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। और ये सिंपल पेंडुलम के केस में हमने पढ़ा था कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम केस में जो टाइम पीरियड होता है, यानी एक वाइब्रेशन या एक साइकिल या एक कंप्लीट राउंड ट्रिप करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं फार्मूले की मदद से। डेट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, यानी एल डिवाइडेड बाई जी, ये हमारे पास फार्मूला आ जाता था सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें टी जो है 2 पाई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, जी भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, यानी एल जो है वो स्ट्रिंग की यानी रस्सी की इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर इस बॉब तक ये जो लेंथ होती है सिंपल पेंडुलम की, डेट इज कॉल्ड एल, ये हमारे पास लेंथ है। इसका मतलब है कि सिंपल पेंडुलम का जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ओनली लेंथ पे करता है। यानी जो स्ट्रिंग या रस्सी की हमारे पास धागे की जो स्ट्रिंग की हमारे पास लेंथ होती है, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब जहाँ तक अटैच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब के जहाँ तक अटैच है, इस तक जो लेंथ है, इसको डेट इज कॉल्ड हम एल कहते हैं। और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सिर्फ एल पे डिपेंड करता है, बाकी 2 पाई भी और जी भी इसमें क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब वो ये कहते हैं कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, उसके इस बॉब को, ये जो बॉब है ये हमने आयरन का लगाया हुआ है, आयरन की जगह से कहते हैं कि इसको हम रिप्लेस कर दें लेड में। अब कहते हैं आयरन भी हमारे पास एक मेटल है, लेड भी हमारे पास एक मेटल है, लेकिन आयरन हैवी है लेड के निस्बत, तो कहते हैं कि आयरन, इस बॉब को हम आयरन की निस्बत से रिप्लेस कर दें लेड में, लेड लगा दें, तो लेकिन जितना आयरन का साइज़ हो इतना ही लेड का हो, यानी साइज़ ऑफ बॉब सेम रहे, लेकिन आयरन को रिप्लेस कर दें लेड में। तो आयरन भी मेटल है, लेड भी हमारे पास मेटल है, तो कहते हैं कि क्या इसका टाइम पीरियड जो है वो सेम साइज़ के बॉब लगाने से, मेटल को चेंज करने से उसका हमारे पास टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है लेंथ पे करता है, वो यानी बॉब के मेस पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास इसका कहते हैं कि हमारे पास स्टे एट द सेम, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डिक्रीज, इंक्रीज या बी जीरो होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट होगा, यानी बी स्टे द सेम, सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों कि हमारे पास टाइम पीरियड के फार्मूले में जो है वो सिर्फ टाइम जो है वो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है, मेस ऑफ द बॉब पे डिपेंड, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बॉब के मेस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसको हमारे पास 6 एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन 6 ए आ जाएगा, स्टे एट द सेम, बिल्कुल सेम टाइम पीरियड रहेगा बॉब और आयरन के केस में और लेड के केस में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, कहते हैं कि ए वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी बट नॉट मैटर, मैटर बट नॉट एनर्जी, बोथ मैटर एंड एनर्जी एयर। कहते हैं कि हमारे पास ए वेव जो है ये ट्रांसपोर्ट करती है, यानी ट्रांसफ़र कर सकती है एनर्जी को, लेकिन मैटर को नहीं,
एनर्जी बट नॉट मैटर, मैटर बट नॉट एनर्जी, बोथ मैटर एंड एनर्जी आर एयर, इनमें से कहते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो हमारे पास हमने वेव को जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जब हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाना, मैटर को ट्रांसफ़र करवाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारे पास बहुत से सोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हीकल है हमारे पास, तो बसेज हैं, कार हैं, ये मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक मोशन की ज़रूरत नहीं। तो इस लेकिन इन केस ऑफ फिजिक्स में हमें ट्रांसफ़र किसको करवाना होता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाना होता है। तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए हम व्हीकल को यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि फिजिक्स में हम सिंपल ओनली जब हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें ट्रांसफ़र करवानी होती है तो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यानी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, वेव मोशन की ज़रूरत होती है। वेव एनर्जी के ट्रांसफ़र होने के मैकेनिज्म्स को हम वेव का नाम देते हैं। तो हमारे पास इसमें वेव जो है, वेव मोशन में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है, इसमें एयर भी नहीं है करेक्ट ऑप्शन, मैटर और एनर्जी दोनों को भी, ये मैटर और एनर्जी दोनों को वेव भी ट्रांसफ़र नहीं कराती। मैटर बट नॉट एनर्जी, मैटर को तो कराती ही नहीं है, ट्रांसफ़र कराती ही नहीं है। इसमें फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है बट नॉट मैटर, यानी एनर्जी को ट्रांसफ़र होती है किसमें, वेव में एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है, मैटर की ट्रांसफ़र नहीं होती। तो 7th में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है 8 MCQs है, वो क्या कहते हैं, द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन और डैम्पिंग। कहते हैं कि बेंडिंग ऑफ वेव्स, वेव्स के बेंड हो जाना, ये हमने टॉपिक में बेंडिंग ऑफ वेव्स में डिटेल में पढ़ लिया कि हमारे पास डाइफ्रैक्शन किसको बोलते हैं। वो कहता है द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ ऑब्स्टिकल, किसी भी ऑब्स्टिकल के वेव जब पासिस कर रही है, कहते हैं कि उसका एजेस किनारों पे मुड़ जाना, किसी ऑब्स्टिकल को जब उसके रास्ते में रख देते हैं तो उस वेव्स का उस ऑब्स्टिकल के एजेस पे, कॉर्नर पे, कोनों पे, किनारों पे मुड़ जाना, बेंड कर जाना, डिविएट कर जाना जो है वो क्या कहलाता है, कहते हैं इसको हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं, डाइफ्रैक्शन का देते हैं या डैम्पिंग का देते हैं। एक्चुअली हमने कहा था कि हमारे पास रिफ्लेक्शन तो ये होती है कि जब वेव्स किसी एक मीडियम से होती हुई किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद, हिट करने के बाद वापस पहले मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक होने को हमने रिफ्लेक्शन का नाम दिया था। रिफ्रैक्शन का हमने नाम यह दिया था कि जब वेव्स किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एन होती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ देती है, यानी वो अपने ओरिजिनल पाथ में ट्रेवल नहीं करती, दूसरे मीडियम में एन होने के बाद वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट कर जाती है। इस तरह से वेव्स के डिविएट करने को हमने नाम दिया था, रिफ्रैक्शन का नाम दिया था। डैम्पिंग का हमारे पास जो था वो वेव्स के साथ रिलेशनशिप ही नहीं था, डैम्पिंग हमारे पास एक अलग है। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डैम्पिंग तो इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है MCQs 8 के। तो इसमें हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डाइफ्रैक्शन। तो हमने ये कहा था कि डाइफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें वेव जब पासिस कर रही हो तो उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल रखें तो वो उस ऑब्स्टिकल के सेपरेशन में से जब पासिस करती है तो पासिस करने के बाद उसके किनारों पे क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है, तो यानी मुड़ जाती है। इस तरह से बेंड करने को हमने नाम दिया था, हमारे पास क्या है, कौन सा फिनोमेना है, डाइफ्रैक्शन। तो 8 MCQs का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, डेट इज डाइफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट हमारे पास MCQs यानी मल्टीपल चॉइस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज का पोर्शन है वो हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे मुश्तमिल है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ मल्टीपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, डेट इज़ हमारे पास कहते हैं कि इज एवरी ऑसिलेटरी मोशन, स्टूडेंट कहते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं कि इज़ एवरी ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक, गिव एग्जांपल। कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहते हैं कि क्या हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, यानी एग्जांपल के थ्रू हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कहते हैं कि क्या हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है, इसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो स्टूडेंट हमने अभी तक ये फर्स्ट क्वेश्चन में दो मोशन को डिस्कस किए हुए, एक ऑसिलेटरी मोशन को और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट हमने पढ़ी थी अभी तक ऑसिलेटरी मोशन, या जिसको हम सिंपली वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन हमने कहा था कि स्टूडेंट का हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन ये है कि एक ऐसी मोशन, यानी व्हेन बॉडी
perform to and from motion about a fixed point in equal interval of time, that is called oscillatory motion और वाइब्रेटरी मोशन। पहली बात कि इसमें हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन का वर्ड यूज़ होता है कि ये कौन सी मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब बैक एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे जाना, लेकिन किसके बैक एंड फोर्थ मोशन करना, अबाउट फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको हम मीन पोजीशन या मीन पॉइंट भी कहते हैं, एक मीन पॉइंट या फिक्स पॉइंट के गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन करना। लेकिन साथ यहाँ पे एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है पीरियडिकली, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ख़ास वक्फे के बाद, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कोई बॉडी फिक्स पॉइंट में के गिर्द ही अपने आप को बैक एंड फोर्थ मोशन करवा रही है, तो हम उस बॉडी की बैक एंड फोर्थ मोशन करना यानी टू एंड फ्रो मोशन को नाम देंगे कि कौन सी मोशन है, कौन सी मोशन हमारे पास आ जाती है, ऑसिलेटरी मोशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक झूला है, स्विंग मेरे पास जो है इसकी मोशन है, वो भी देखें एक पिवट पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, उसके ही गिर्द जो होता है वो झूला जो होता है वो फिक्स पॉइंट के, यानी वो जो है हमारे पास फिक्स पॉइंट के गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहता है। इसी तरह से हमने जो सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम को आपने देखा था, ये उसकी मीन पोजीशन है, मीन ही पोजीशन के गिर्द वो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा था। इसमें देखें एक तो ये मीन, ये तमाम जितनी, इसी तरह से मेस अटैच स्प्रिंग सिस्टम था, मेस अटैच स्प्रिंग सिस्टम को जब आपने डिस्टर्ब करके छोड़ा तो आपने देखा कि ये अपनी इसी मीन पोजीशन के गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, फिक्स पॉइंट के गिर्द यानी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था। इन तीनों केसेस में आपने कहा था कि ये हमारे पास कौन सी मोशंस हैं, ऑसिलेटरी मोशंस आ जाती हैं। फिर ऑसिलेटरी मोशन में एक तो कंसेप्ट होता है फिक्स पॉइंट का होता है, एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है, और एक हमारे पास होता है कि इक्वल टाइम, यानी फिक्स पॉइंट के बाद, यानी जितना टाइम यहाँ पे लगती है इतना ही टाइम बॉडी लेफ्ट साइड पे जितना ले रही है इतना ही राइट साइड पे ले रही होगी, यानी इक्वल टाइम के बाद अपने आप को फिक्स पॉइंट के गिर्द रिपीट करवाती है, डेट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन के बाद हमने डिस्कस किया था, ऑसिलेटरी मोशन के बाद हमने कहा था कि हमारे पास एक मोशन होती है डेट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, डेट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, डेट इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने कहा था कि ये हमारे पास स्पेशल टाइप है किसकी, ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप आ जाती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, बॉडी मोशन परफॉर्म करती है, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन के एक स्पेसिफिक दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक तो यह है कि बॉडी के अंदर जो अप्लाइड फोर्स है, यानी वो फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रीस्टोरिंग का कंसेप्ट आ जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये कोई बॉडी जब सिंपल ऑसिलेटरी मोशन कर रही हो लेकिन उसके साथ साथ कोई ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी तो उस ऑसिलेटरी मोशन को हम नाम देंगे, वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इसका आंसर फर्स्ट में हमारे पास आ जाता है, कहते हैं कि नो, क्वेश्चन है कि इज एवरी ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक, गिव एग्जांपल। कहते हैं कि हर क्या ऑसिलेटरी मोशन जो है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इसका आंसर है नो में, कि नो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एन ऑसिलेटरी मोशन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहते हैं कि ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। क्यों? बिकॉज हम पहले देख लेते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन की हमारे पास डिफिनीशन क्या है कि इन ऑसिलेटरी मोशन बॉडी मूव टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी ऑसिलेटरी मोशन में हमने वो जो पहले बात कही थी कि फिक्स पॉइंट के गिर्द बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद टू एंड फ्रो मोशन कर रही होती है, डेट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम ऑसिलेटरी मोशन का नाम देंगे। जैसे मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ मेस अटैच टू स्प्रिंग, ये तीनों केसेस जो हैं हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन के हैं। इनमें हमारे पास बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मीट कर रही होती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को टू एंड फ्रो मोशन करवा रही होती है, लेकिन फिक्स पॉइंट के गिर्द। ये तीनों कंडीशन यहाँ पे हमारे पास प्रूव होती हैं इन में। तो ये स्विंग, पेंडुलम और मेस स्प्रिंग सिस्टम, ये तीनों केसेस हमारे पास जो हैं ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऑसिलेटरी के बाद आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है
कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने कहा था कि हमारे पास इफ ए बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इट मस्ट बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो वो दो कंडीशनें सेटिस्फाइड करेगी। पहली के एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मीन पोजीशन के। दूसरी बात यह है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मीन इसकी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दूसरी कंडीशन यह है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑसिलेटरी मोशन ये दो कंडीशनें सेटिस्फाइड करेगा तो वो तब ही जाके हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो सकती है, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होगी जब कोई बॉडी ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास पेंडुलम आ जाता है, मैं प्रूव करता हूँ उसको। ये मेरे पास पेंडुलम है, इस पेंडुलम पे ये अपनी मीन पोजीशन पे है, ये बॉब जो है इस वक्त मीन पोजीशन पे है। इस पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर क्या है, फोर्स जो है हमें पता है किसके बराबर होती है, फोर्स इज इक्वल टू एम है। मेस जो है वो बॉडी का कांस्टेंट रहता है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के, यानी जब कभी फोर्स लगेगी तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा, तो फोर्स में कहूँ या एक्सेलरेशन कहूँ, बात जो है वो मेरे पास सेम है। यानी जब फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो इस ये डिस्टर्ब करने के बाद ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द इस तरह से बैक एंड फोर्स मोशन करता है। लेकिन इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, यानी जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी इतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी मीन पोजीशन से आगे की तरफ। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में रिस्टोरिंग कंसेप्ट आ जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाती है, यानी जब यहाँ से हमने मीन फोर्स लगाई तो फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मीन एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हैं। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर स्टॉप करते हैं तो स्टॉप करने की वजह से वापस मीन की तरफ आते हैं, लेकिन वो अप्लाइड फोर्स उसके अंदर स्टोर हो जाती है, उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग का नाम देते हैं। वापस ये पेंडुलम जो आता है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है। ये दो कंडीशनें कोई बॉडी सेटिस्फाइड करेगी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। लेकिन इस केस में ये सिंपल पेंडुलम का जो केस है ये में इसमें ये दो कंडीशनें सेटिस्फाइड होती हैं, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन तो है ही है, इसमें ऑसिलेटरी वाले तमाम डिफिनीशन प्रूव होती है। फिक्स पॉइंट के रिपीट कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को एक फिक्स पॉइंट के रिपीट करवाती है, डेट इज ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल पेंडुलम की मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन उसके साथ साथ ये दो कंडीशनें भी इसमें सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होने के साथ साथ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से मेस अटैच स्प्रिंग सिस्टम है, उसमें भी हमारे पास ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाइड होती हैं, वो भी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होने के साथ साथ वही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन स्विंग को देखें, झूले को, तो झूले को हम अगर यहाँ पे एक झूला ले लेते हैं, उस पर जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ हर सेकंड के बाद ये आगे की तरफ जाता है झूला, वापस जब आता है तो इस पर पीछे से बैक दोबारा फोर्स लगाई जाती है। अब इसमें जो ये दोबारा फोर्स जब लगाई जाती है तो ये आगे की तरफ जाता है, ये आगे की तरफ जाते हैं, उस वक्त जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स होता है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन झूले के केस में, स्विंग के केस में हर सेकंड के बाद जो ही मीन पोजीशन पे आता है तो उस पर दोबारा बैक से फोर्स लगाई जाती है, तो उस केस में उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है। तो अब दूसरी बात ये कि जब वो एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे पहुंच के वापस आता है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, टू डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, वो किस पे, डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स के होती है, अप्लाइड फोर्स पे। तो इसका मतलब है जो स्विंग है वो ये दो कंडीशनें सेटिस्फाइड नहीं करता। तो स्विंग जो है, ये झूले की जो मोशन होती है, स्विंग जो मोशन परफॉर्म कर रहा होता है वो ऑसिलेटरी मोशन तो हो सकती है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती। सो वी कैन से डेट फ्रॉम होल डिस्कशन कि स्विंग इज perform only oscillatory motion but not perform simple harmonic motion, but in case of mesh attached spring system and simple pendulum we can say it is in both case oscillatory motion exist as well as simple harmonic motion exist। यानी सिंपल पेंडुलम और मेस अटैच जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होने के साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क और मेस स्प्रिंग सिस्टम है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन एग्जाम्पल आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर ऑसिलेटरी मोशन जो है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट।